तो चलो योजना पढ़ लेते। किसकी योजना? कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन जो आया था उसने कहा कि प्रांत और देशी रियासत और जो राज्य उनके समूह हैं, यहाँ पूरी भारत की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना संविधान सभा बनाने में। तो कहा गया जो सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुन के भेजा जाए, सामान्यतः 10 लाख पे एक प्रतिनिधि चुन के भेजा जाए। तो ये हुआ कि ठीक है, संविधान सभा में पहले बताओ सीटें कितनी होनी चाहिए। संविधान सभा के लिए जो सदस्य हों, सीटें हों कितनी? 389 निर्धारित की गई। कितनी निर्धारित की गई? 389। और ये हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार पर शासन करना प्रत्यक्ष शासन है, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का जो है प्रत्यक्ष शासन है, वहाँ से 296 प्रतिनिधि चुने जाएं। कितने प्रतिनिधि चुने जाएं? और जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतें, वहाँ से 93 प्रतिनिधि चुने जाएं। हो जाएंगे, देखो 289 हो जाएंगे, 389। तो क्या कहा गया, जो मतलब संविधान सभा बनेगी जिसमें टोटल कितने सदस्य होने चाहिए? 389। वो कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश भारत से, और जो राज्य और रियासतें उनसे। कैसे आएंगे? 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुनकर भेजा जाएगा। ब्रिटिश सरकार वाले, जहाँ ब्रिटिश भारत से जो ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, वो 296 वहाँ से आने हैं, और यहाँ से 93। अब ये 296 यहाँ क्योंकि पार्टी है, मुस्लिम लीग है, कुछ अन्य पार्टियाँ हैं और कांग्रेस भी है, तो यहाँ होगा चुनाव। यहाँ क्या होगा? चुनाव होगा। लेकिन जो देशी रियासतें, यहाँ चुनाव नहीं होगा। यहाँ राजाओं से कह दिया जाएगा कि अपने अपने एक प्रतिनिधि आप भेज दीजिए, अपने अपने रियासतों से एक एक प्रतिनिधि अपना जो भी है। अब रियासतें बहुत थी तो एक समूह होना चाहिए ना कई रियासतों का पूरा, उनसे एक प्रतिनिधि भेज दीजिए। लेकिन ज़्यादा दिलचस्पी राजाओं ने ली नहीं थी इसमें, बहुत जगह के प्रतिनिधि पहुँचे ही नहीं संविधान सभा में। वो क्यों चाहेंगे कि वो राजसी खत्म हो जाए? संविधान सभा बन जाती तो राजा महाराजा का काम खत्म ही होने वाला था ना, तो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे वो संविधान सभा बनवाने में। अब 296 सीटों में क्या हुआ? 296 सीटों में कैसे आएंगे ये देखो। तो यहाँ 292 जो आएंगे वो कहाँ से आ जाएंगे? ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांत, मतलब यहाँ पे ये 11 प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे जो ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे। 11 प्रांतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र, दिल्ली दिख रहा है, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, और एक और थी बलूचिस्तान। यहाँ से तो मतलब 292 का चयन कहाँ से होना था? 11 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 जो कमिश्नरी क्षेत्र थे उनके यहाँ से 292 आने थे। ठीक, प्रत्येक में से एक एक ही आना था, इतने आने थे। और देशी रियासतों से कहा गया कि तुम अपना अपना एक प्रतिनिधि चुन के भेज दीजिए। तो संविधान सभा जो है आंशिक रूप से चुनी हुई थी, आंशिक रूप से। देखो यहाँ पे तो भेजे ही गए थे, चुनाव तो केवल यहाँ हुआ, तो हम कह सकते हैं संविधान सभा कैसी थी? आंशिक रूप से चुनी हुई थी, है ना। वो आंशिक रूप से नामांकित भी थी, यहाँ पे नामांकित ही हो रही है। नामांकित मतलब कोई चयन करके भेज दे, है ना। अब संविधान सभा है तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों को जो है 296 सीटों के लिए जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव होगा। क्या होगा? 296 सीटों के लिए क्या होगा? जुलाई और अगस्त के महीने में चुनाव होगा। जुलाई अगस्त 1946 में क्या होगा? चुनाव होगा। कितने सीटों के लिए? 296 सीटों के लिए चुनाव होगा। चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा। चुनाव हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिल गई। 296 में 208 किसको मिल गई? दिख रहा 208 मिल गई। इधर लिख देते हैं, देखिए चुनाव में 208 INC किसको मिल गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिल गई। मुस्लिम लीग भी पार्टी थी ना यहाँ, उनको कितनी मिली? 73। 292 में चुनाव हुआ था ना, 292 सीटों के लिए।
कि 296 का, 292 के लिए एक एक तो यहाँ से देखो 292 11 प्रांतों से आएंगे और एक एक यहाँ आ जाएंगे, 96 हो जाएंगे, हो जाएंगे 292 296 292 11 प्रांतों में चुना हुआ, 11 प्रांतों में चुना हुआ। इसी में पूछा जाता है कभी कभी, अभी बताएंगे क्या। तो 4 प्रांतों में क्या हुआ, 4 प्रांतों से एक एक आ गया प्रतिनिधि, एक एक 296 हो गए। जो 11 प्रांतों में चुनाव हुआ उसमें 208 किसको मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, और मुस्लिम लीग को कितनी मिली, 73 मिली, मुस्लिम लीग को मिल गई। इनके याद रखना स्थापना दोनों की कब हुई थी, मुस्लिम लीग को मिल गई 73 सीटें। और 15 सीटें, 15 अभी तो पूरी हुई कि नहीं हुई, 15 सीटें जो अन्य छोटे छोटे दल होते नहीं, हर जगह पे होते दल ना, अन्य दल जो हैं उनको मिली 15 सीटें। अन्य छोटे छोटे जो पार्टी चल रही थी वहाँ, क्षेत्रीय पार्टी कुछ हुआ करती किसी राज्य में, वो पार्टियों को मिल गई। अब चुनाव हो गया, अब संविधान सभा की कार्यावधि पढ़ेंगे हम। कार्यावधि मतलब काम अब कब होगी। चुनाव होने के बाद संविधान सभा मान लो चुन ली गई, चुनाव होना हो गया, संविधान सभा चुन ली गई है। अब जब चुन ली गई संविधान सभा, तो अब संविधान सभा चुनने के बाद अब क्या होगा भैया, सारे लोग सदस्य चुन गए ना, अब 389 जो भी हैं, अब होगी बैठक किसकी, संविधान सभा की बैठक हो गई। सबको बता दिया गया भैया ऐसा है, चुन लिए गए ना, कसम वसम खा ली, सब हो गया सब कुछ। अब चलिए 9 दिसंबर 1946 को आ जाना मीटिंग करने। इतने दिन लग गया होगा ना, जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ, फिर निर्णय आने में, सब कुछ बनाने में कुछ समय लग गया होगा। तो ये हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को हम लोग प्रथम बैठक रखेंगे। प्रथम बैठक हुई, लोग इकट्ठा हुए, तो अब बैठक हुई ही ना आज, अभी ना पता कोई अध्यक्ष है कौन उपाध्यक्ष, कुछ नहीं। तो ये हुआ कि जो सबसे उम्र दराज है, सबसे बुजुर्ग है, उसी को अध्यक्ष बना दिया जाए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई ना यहाँ पे, हाँ प्रथम बैठक जो है, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बना, मतलब अस्थायी, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में नहीं शामिल हुई, मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया, नहीं आई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का क्या हुआ, बहिष्कार किया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, ठीक है, सुनते रहो खाली ध्यान से। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया अध्यक्ष, और इसी में एक पद और बनाया गया। अब ये देखो, ये स्थायी अध्यक्ष है, तो कभी केवल अध्यक्ष पूछा जाए तो यही बता दिया करो, और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन हो गया संविधान सभा में, मतलब अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को क्या बना दिया गया, उपाध्यक्ष। और इसी में सर बी.एन. राव को, हाँ सर बेनेगल नरसिंह राव इनको कहते हैं, बी.एन. राव को क्या चुना गया, संवैधानिक सलाहकार चुना गया। संवैधानिक सलाहकार चुन लिया गया। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अध्यक्ष अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। 2 दिन बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव बनाए गए। अब इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि जो संविधान बनाने जा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए ना, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना का आधार बनती है।
यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बनती। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, इसमें क्या हुआ, ये ज़्यादातर उन मुद्दों पर आधारित था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मांग की जा रही थी, कि जैसे महिलाओं को, वंचित वर्गों को, जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित हैं, इनको सबको अधिकार देने की बात जो मांग रहे थे, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बातें मांगी जा रही थी कि होना चाहिए, उन सभी बातों को इसमें लगभग रखा गया था। जैसे हम बताएं कौन कौन सी बातें उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थी। तो संविधान सभा की 2 बातें तो याद ही हो गई ना, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार BN राव। जो उद्देश्य प्रस्ताव आया उसकी बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी बातें थी, जैसे पहली बात ये थी कि भारत एक पूर्ण सबुद्ध, पूर्ण संप्रभु वाला राज्य होना चाहिए, संपन्न गणराज्य होना चाहिए। मतलब यहाँ पे किसी भी अन्य देश का फिर अब दबाव नहीं रहेगा, और जो अपना संविधान स्वयं बनाएंगे हम लोग। दूसरी बात, भारतीय संघ में जो भारत बनेगा ऐसे राज्य शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं, देसी रियासतें में हैं, या दोनों ऐसे जो क्षेत्र ना तो दोनों बाहर हैं, मतलब अगर कोई शामिल होना चाहता है तो भारतीय संप्रभुता में शामिल हो सकता है वो। ये कहा गया कि जो भारत में जो भारतीय संघ बनेगा अब, उसमें तो कौन कौन शामिल हो सकता है, ब्रिटिश भारत के लोग शामिल होंगे पूरे, देसी रियासतें शामिल होंगी, और अन्य जो भी राज्य शामिल होना चाहें अलग से, जो अभी अलग हों, और जैसे सिक्किम बाद में शामिल हो गया था, वो भी शामिल हो सकता है भारत में, संप्रभुता संपन्न भारत में। संप्रभु माने फिर हमारी जो है अधिकारियों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, हम संप्रभु अपने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सब विदेश नीति के लिए, सबके लिए है ना, कोई दबाव नहीं। दूसरी बात, भारत के नागरिकों को कहा गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाएं, अधिकारों की, क्योंकि ये सब तो मांग चल रही थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। और ये कहा गया कि अवसर और कानून के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता जो पढ़ते हैं अनुच्छेद 14 में, वो भी दी जाए। अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, जनजाति क्षेत्रों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। ये सब उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब ये था कि संविधान किस उद्देश्य को लेकर बनाया जाए, कौन कौन से मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों के पास रहेंगी, मतलब ऐसी शक्तियाँ कुछ रहेंगी जो केंद्र के पास। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियाँ भारत की जनता में, मतलब संविधान का स्रोत क्या है, भारत की जनता पढ़ते नहीं, हम भारत के लोग, भारत को ना। और इस प्रस्ताव को जो सब ये प्रस्ताव लेके आए, कब लेके आए उद्देश्य प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो हम क्या बता रहे हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाया गया। और इसको स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। इतनी बात समझ में आ गई। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, नेहरू जी द्वारा लाया गया। ठीक, इनमें मुख्य मुख्य बातें वही थी जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मांगे की जा रही थी, और ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रस्ताव के हिसाब से प्रस्तावना का जो है, प्रस्तावना के निर्माण में यही उद्देश्य प्रस्ताव मुख्य भूमिका निभाई। इसने प्रस्तावना के निर्माण में इसने उद्देश्य प्रस्ताव ने मुख्य भूमिका निभाई। तो ये कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव उन सभी भावनाओं और इच्छाओं का सूचक था जो भारतीय पिछले कई वर्षों से मांग रहे थे अंग्रेजों से। वही सब बातें यहाँ पे थी। अब देखो, भारत के लिए जब स्वतंत्र किया जाएगा ना, तो वहाँ ब्रिटेन में एक स्वतंत्र, जैसे कानून चल रहा है, कोई राज्य स्वतंत्र करना है उनको, जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे, तो सब कुछ तो वहाँ की सरकार से ही चल रहा था। अब वहाँ के इसके लिए एक विधेयक लाया गया था, अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया था। वहाँ बात चल रही ब्रिटेन की संसद में अब कि भारत को आज़ाद कर देना है, तो एक स्वतंत्रता अधिनियम लाएंगे
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसमें मुख्य कुछ बातें कही गई वो बता देते हैं आपको पहले। तो स्वतंत्रता के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया ब्रिटेन में? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें तीन बातें जो है, तीन कुछ परिवर्तन थे मुख्य। ये कहा गया कि संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया जाए, मतलब संविधान सभा किसी के दबाव में ना काम करे, खुद अपना संप्रभु है वो। दूसरी बात, संविधान सभा इस समय जो है, अब जब आज़ादी के समय संविधान सभा दो लोगों की भूमिका निभाएगी। एक निभाएगी, पहला संविधान निर्माण करेगी, दूसरा वो कानून भी बनाएगी उस समय आज़ाद भारत में शासन चलाने के लिए। तो एक विधायिका की भूमिका निभाएगी और दूसरा संविधान निर्माण की। तो मतलब ये कहा गया कि संविधान निर्माण तो बनाएगी संविधान सभा, और कुछ कानून भी बना लेगी वो शासन चलाने के लिए उस समय। इसमें यह भी था कि मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन के उपरांत, अब इसमें अलग होना था ना, कैबिनेट उनके माउंटबेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान अलग होना था। तो अब विभाजन होगा तो संविधान सभा की सदस्य संख्या यहाँ पे कितनी रह जाएगी? अब 299। ठीक, पहली बात क्या कही गई थी कि संविधान सभा संप्रभु निकाय होगी जो बनाएगी अपने लिए संविधान। दूसरी बात, संविधान सभा दो तरह के कार्य करेगी, एक संविधान निर्माण का